Welcome back to all my dear students. As we are going through the chapter, the Industrial Revolution, today we are going to find out about the various kind of protests that had been occurred in the England. Why these protests had been occurred, as in the previous classes we have discussed about the life of workers, in which we have find out that how the workers were suffered due to the industrialization and what the policy they had framed for the workers. Similarly, we talk about the suffering of children, women, all these people, and these all have been sought out with these protests. So today we are going to discuss about these all. Let's start the topic. ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स है, इसका जो ओरिजिन है, जो इसकी शुरुआत है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही है, जो कि देखा जा सकता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। आप सभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 से 94 का टाइम पीरियड एक बेहतरीन टाइम पीरियड माना गया, उसके रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड, जिसमें चेंजेस बहुत तेजी के साथ हो रहे थे, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से मोनार्की को हटाने की कोशिश की गई वहाँ पे। फिर जैकोबिन क्लब आया, जैकोबिन क्लब में भी एक अपने आप में वो डिक्टेटर टाइप का हो गया। फिर आपने देखा कि एक डायरेक्टरी रूल भी आ गया। तो ये सभी की सभी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी। और जो इस रिवॉल्यूशन की जो मेन चीज़ थी वो थी इसकी जो 3 टर्म्स थी। हैव यू रिमेंबर द 3 टर्म्स जो सभी देशों ने लगभग इसको लिया? वो थी लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। तो दीज आर द 3 टर्म्स। और इसी को ध्यान में रख के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने भी कुछ पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की। जैसे पॉलिटिकल राइट्स की अगर हम बात करें तो दे वर डिमांडिंग और आस्किंग फॉर द राइट टू वोट। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द इंग्लैंड, दिस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्श वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज केप्ट इंक्रीजिंग। तो वो जो एक कठिन परिस्थितियाँ अवेलेबल थी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। अगर आपने, जैसे मैंने कल आपको होमवर्क में बताया था कि आप चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल पढ़िए, उसको अगर आपने उसके बारे में अगर आपने कहीं से भी इंफॉर्मेशन गेन की होगी तो आपने देखा होगा कि हाउ दी वर्कर्स वर सफर्ड। उन सब चीज़ों के अगेंस्ट में ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स थे वो बिगिन हुए। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट वर दी मूवमेंट्स। इंग्लैंड हैड बीन एट वॉर विद फ्रांस फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम 1792 टू 1850। ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इफ़ यू रिमेंबर, तो Metternich said that when the France sneeze, the rest of Europe catches cold। यहाँ पे उसी चीज़ को मायने रखा गया है कि फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका असर यूरोप के और देशों में भी देखने को मिला, जिसमें इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी टाइप की बातें की गई। उसी का इम्पैक्ट इंग्लैंड में भी देखने को मिला। और जो वहाँ का इंग्लैंड का जो मोनार्क और द पार्लियामेंट सिस्टम था, वो दोनों मिलके जो है उसे सप्रेस करना चाहते थे, जो मूवमेंट थे। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक वार की कंडीशन बनी हुई थी फ्रांस और इंग्लैंड में। अब अगर वार की कंडीशन हुई तो इसका इम्पैक्ट क्या मिला, ये देखते हैं जरा। ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड यूरोप वाज डिस्टर्बेड। तो अगर वार में इन्वॉल्व होने की वजह से जो ट्रेड था इंग्लैंड का वो घट गया, यूरोप के सभी देशों के साथ वो कमज़ोर पड़ने लग गया। फैक्ट्रीज वर फोर्स टू शट डाउन। नतीजा ये हुआ कि कैपिटल की कमी पड़ने लग गई, ठीक है, और उसकी वजह से फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ा। अनएम्प्लॉयमेंट ग्रू। अनएम्प्लॉयमेंट तो ऐसे भी था, लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद में जो है शहरों में पहुंच गए थे, पर उनके पास काम नहीं था। और जैसे ही फैक्ट्री शट डाउन हुई, काम की प्रॉब्लम और बढ़ती गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया। साथ ही साथ जो बेसिक नीड्स थी लोगों की, उनके भी जो प्राइसेस थे वो बहुत ही तेज़ी के साथ इंक्रीज किए गए। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो थी वो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सीन। एंड द पार्लियामेंट इन 1795, व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्लियामेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश पार्लियामेंट, passed 2 Combination Act which made it illegal to incite the people by or writing or to hatred or contempt of the king, constitution or the government। इसे बड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। इस ऐसे किसी भी प्रोटेस्ट से बचने के लिए गवर्नमेंट ने 2 कदम उठाए। गवर्नमेंट का मतलब यहाँ से पार्लियामेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो रूल बना रहा था वो पार्लियामेंट बना रहा था। उसमें ये कहा गया कि राजा के लिए नफरत पैदा करना, चाहे वो लिखित हो या किसी और तरीके से हो, घृणा पैदा करना, ये जो है इलीगल माना गया। इसको जो है इलीगल डिक्लेयर किया गया। साथ ही साथ जो सेकंड स्टेप था वो ये था इस एक्ट में कि बैंड
अनऑथराइज्ड पब्लिक मीटिंग्स ऑफ ओवर 50%, कभी भी जो है 50 या उससे ज़्यादा लोग जो है एक साथ कलेक्ट नहीं हो सकते। अगर वो कलेक्ट होना चाहते हैं तो दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज, तो तभी वो ऑथराइज होता, अदरवाइज वो कैसा होता, अनऑथराइज्ड होता। और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जैसे कि लैंड ओनर्स जो थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, दे और साथ ही साथ जो है एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन जो थे, दे वर अपोज टू गिविंग द वर्किंग पॉपुलेशन द राइट टू वोट। राइट टू वोट एक पॉलिटिकल पावर थी लोगों के पास, जिसको ये जो बड़े लोग थे यानी कि जो लैंड ऑनर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे बड़े बड़े, ये उनको नहीं प्रोवाइड करना चाहते थे। और इस बात को ध्यान में रख के वो हमेशा इसके अगेंस्ट जाते थे। और इससे जो है जो लोगों की डिमांड थी, जो वर्कर्स की डिमांड थी, वो डिक्रीज नहीं हुई बल्कि इंक्रीज हुई। क्योंकि अगर किसी चीज़ को जितना भी सप्रेस करने की कोशिश करेंगे वो चीज़ उतनी तेजी के साथ उबाल खा के आगे आएगा। ये कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी उस समय ब्रिटेन में। तो इन्होंने सपोर्ट क्या किया, दे सपोर्टेड द कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ जान लीजिए, कॉर्न लॉ एक ऐसा लॉ था जो ब्रिटिश में यूज होता था, और इसका जो मेन मोटिव था कि जो फूड ग्रेन्स या जो ऐसी जरूरी ग्रेन्स हैं उनके प्राइस को, मतलब उनको जो है बाहर से इंपोर्ट नहीं करने देना जब तक कि प्राइस एक पर्टिकुलर जो हाइक है, हाइक मतलब महंगाई है, उसको टच ना कर जाए। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि ताकि जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स या फार्मर्स हैं, दे गेट द बेनिफिट ऑफ इट। और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन भी है कि कॉर्न लॉ विच प्रिवेंटेड द import of cheaper food until prices in Britain had risen to the certain level। ये import है, ध्यान रखिएगा। फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ, as workers flooded towns and factories, there were bread or food riots throughout the country from the 1790s onwards। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बिगनिंग से ही जो वर्कर्स थे वो कलेक्ट होने लगे शहरों में, जो छोटे छोटे शहर बने थे जहाँ पे फैक्ट्रीज थी। और किस लिए इकट्ठा हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन द सर्च ऑफ द जॉब। कंडीशन ये बन गई थी कि अब उनके पास गांव में भी लैंड अवेलेबल नहीं था कि जिसपे वो एग्रीकल्चर को परफॉर्म कर सके और अपना जीवन यापन चला सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो वर्कर्स थे वो एकदम बाढ़ की तरह इन द सेंस इन अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स रीच टू द टाउन्स और द फैक्ट्रीज। अब भाई एक जगह पे जहाँ पे पहले से ही मान लीजिए कि 2 लाख लोगों के लिए इंतजाम है, अगर वहाँ पे एकदम से ही 4 लाख लोग होने लगे, 6 लाख लोग बढ़ने लगे, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी सामने। जो भी रिसोर्सेस हैं वो कम पड़ जाएंगे, चाहे वो फूड की हम बात करें, चाहे वो हाउसिंग की बात करें, चाहे वो साफ सफाई या सैनिटेशन की बात करें, शेल्टर की बात करें, वो सभी चीज़ें घट के आ जाएंगी। और नतीजा ये हुआ, जो सबसे जरूरी था ब्रेड, खाने की चीज़, उसके लिए राइट्स यानी कि दंगे होने शुरू हो गए। और ये कब से स्टार्ट हो गए, 1790s के दशक में। अनदर कॉज ऑफ हार्डशिप वाज द प्रोसेस नोन एज द एनक्लोजर। एनक्लोजर भी इसी जैसे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में आपने देखा था ना कि जो लैंडलॉर्ड थे बड़े बड़े, उन्होंने किसानों की ज़मीन ले ली थी। एनक्लोजर में भी यही सिस्टम था। एनक्लोजर जो कि ब्रिटेन में देखने को मिला, इसमें यह मिला कि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर या इंडस्ट्रियलिस्ट या लैंड ऑनर्स थे, दे हैड टेकन द लैंड ऑफ द स्मॉल पीजेंट्स ऑफ द फार्मर्स एंड इन दिस वे दे हैड नथिंग टू डू। और इसलिए अब उनको जो है शहरों में जाना पड़ा अपने जीवन यापन के लिए, अपनी जिंदगी को, अपनी लिवलीहुड को पाने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन इज द थर्ड कॉज। इन द कॉटन इंडस्ट्री थ्रू थाउजेंड्स ऑफ हैंडलूम वीवर्स आउट ऑफ वर्क एंड इनटू पॉवर्टी। भाई मशीनों के आने की वजह से जो रोजगार था वो कम हुआ, लेबर्स लोगों को तो काम मिला ही नहीं, अगर मिला भी तो बहुत ही सीमित लोगों को मिला, क्योंकि मशीनों के आने की वजह से अगर 10 लोगों का काम एक मशीन अकेले कर सकती थी, तो अब एक ही आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिला जिससे वो मशीन को ऑपरेट करना था। पर अगर हम कारीगर की बात करें, जैसे वीवर्स की बात करें, तो वीवर्स का भी जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जो हैंडलूम आने लगे, हैंडलूम आने की वजह से जो वीवर्स थे, इनका जो अभी तक मार्केट में डिमांड था इनके कपड़ों का, वो भी घटने लगा, बिकॉज दे वर स्लो एज कम्पेयर टू द मशीन। दे कैन नॉट कम्पीट विद द मशीन, चाहे वो हम उसकी फिनिशिंग की बात करें प्रोडक्ट की, ठीक है, या प्रोडक्शन की जो टाइम है उसको मशीन ने घटा दिया, जबकि वीवर्स को प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम लगता था।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये आया कि बाजार में इन वीवर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट्स की डिमांड भी घटने लगी और वीवर्स जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए। रिजल्ट ये हुआ कि दे आल्सो वेंट टू द पुअर्टी। एक घटना है यॉर्कशायर की, यहाँ पे शेयरिंग फ्रेम आया। शेयरिंग फ्रेम मतलब वो जैसे भेड़ बकरियों के जो बाल होते हैं वो निकालने के लिए, दैट वर डिस्ट्रॉयड बाय द क्रॉपर्स। क्रॉपर्स ये वो पर्सन थे जो ट्रेडिशनली सीयर्ड सीप बाय हैंड। तो जब ये मशीन आने की वजह से अब उनका काम भी खत्म होने लगा, तो उन्होंने इस मशीन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। और ये एकलौती घटना नहीं थी, ब्रिटेन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी जिसमें आप देखेंगे कि जो पीपल थे दे वर सफर्ड विद द मशीन और दे डिस्ट्रॉयड द मशीन। अब एक घटना है ये थ्रेसिंग मशीन की। थ्रेसिंग मशीन आप सभी लोग उससे परिचित होंगे, जिसे हम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं थ्रेसर या कलसी। जब 1830 के दशक में इसका इंट्रोडक्शन हुआ थ्रेसिंग मशीन का, जो कि दाने को भूसे से अलग करता था, इसको भी लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे पीटना स्टार्ट किया, इसे फेंकना स्टार्ट किया। नतीजा ये था, रिजल्ट ये था कि इसको लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि ये भी एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा था, क्योंकि जो थ्रेसिंग करने वाले पीपल थे उनके लिए वर्क नहीं रह गया था। ये सभी प्रमुख घटनाएं घटी ब्रिटेन में। तो लेट्स टॉक अबाउट द लूडिज्म। व्हाट इज द लूडिज्म मूवमेंट? लूडिज्म मूवमेंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि 1811 से 17 के बीच में दिस मूवमेंट हैड बीन लेड बाय द कैरिस्मेटिक जनरल नेड लुड। तो इस पर्सन को भी ध्यान देना है, जनरल नेड लुड, एंड एग्जाम्प्लीफाइड अनदर टाइप ऑफ प्रोटेस्ट। अभी तक आपने देखा प्रोटेस्ट के लोग मशीनों को मार पीट रहे थे, उन्हें तोड़ रहे थे, उन्हें नष्ट कर रहे थे, पर इनका जो प्रोटेस्ट था इट वाज डिफर। हाउ ही प्रोटेस्ट? तो इनका जो ग्रुप था वो क्या था? इट्स पार्टिसिपेंट्स डिमांडेड अ मिनिमम वेज, मतलब एक मिनिमम वेज का रूल बनाया जाए जो कि सभी वर्कर्स उनको दिया जाए। दे आल्सो कंट्रोल ओवर द लेबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन और चिल्ड्रन के लिए अलग से जो है लॉ बनाया जाए, क्योंकि दे आर फिजिकली नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज द मैन। वर्क फॉर दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स। जिन्होंने जिनकी काम मशीनों की वजह से गया, उनके लिए काम की डिमांड करना। एंड द राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस सो दैट दे कुड लीगली प्रेजेंट दीज डिमांड्स। अगर ट्रेड यूनियंस होगा तो उनको इलीगल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा और वो अपनी बातों को आसानी से गवर्नमेंट या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के सामने रख सकेंगे। अब इसी चीज में एक घटना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंट ऑफ पीटरलू। पीटरलू एक ऐसी घटना है जिसमें लगभग 80,000 लोग कलेक्ट हुए सेंट पीटर्स फील्ड में। कहाँ है? मैनचेस्टर में। तो यहाँ पे ये लोग कलेक्ट हुए और इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि अपनी डिमांड्स को किसी भी तरीके से पॉलिटिकल वे में उसको ले लेना, उसको पा लेना, ताकि हमारी बातों को भी गवर्नमेंट या सरकार जो है वो सुने। और रिजल्ट ये हुआ कि जो पार्लियामेंट थी इट सप्रेस द पीटरलू एजिटेशन या प्रोटेस्ट जो भी था, इसको जो है उन्होंने सप्रेस कर दिया। और इसी समय जो पार्लियामेंट है उसने नए लॉ फ्रेम कर दिए, जिससे कि ये जो प्रोटेस्ट था इसको ख़त्म कर दिया गया। अब ये पीटरलू टर्म आया कहाँ? तो पीटरलू टर्म आया वाटरलू से। वाटरलू याद है? बैटल ऑफ वाटरलू जो नेपोलियन और ब्रिटिश आर्मी के बीच में हुआ, तो उसी से वर्ड पीटरलू बना, क्योंकि पीटरलू में वर्कर्स भी दे वर आस्किंग फॉर द राइट टू वोट, दे वर आस्किंग सम अदर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट, जिसमें हम बात करते हैं इक्वालिटी की, हम बात करते हैं लिबर्टी की, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की उन्होंने डिमांड करी। इस चीज़ को लेकर जो किंग था और जो वहाँ का पार्लियामेंट था, दैट वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स एंड दैट्स व्हाई दे गो अगेंस्ट दिस। अब इतनी सारी घटनाएं घटी तो सरकार के ऊपर भी कुछ दबाव पड़े और नतीजा ये हुआ कि कुछ रिफॉर्म्स भी किए गए। तो चलिए देखते हैं वो रिफॉर्म्स कौन है। तो लॉज वर पास्ड इन 1819। 1819 में जो लॉ पास किया गया, इट वाज प्रोहिबिटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 9। अभी तक जो 9 साल या उससे कम उम्र के बच्चे काम कर रहे थे उनको जो है वर्क से हटा देना। कहाँ की? फैक्ट्री से। और साथ ही साथ इनका जो वर्किंग आवर्स था ये भी कंफर्म कर देना, डिसाइड कर देना कि इनको लंबे समय तक काम ना करना पड़े। फिर इसके बाद भी ये लॉस तो बने, पर इनको जो है बहुत बढ़िया पैमाने पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और ये देखा गया कि अंटिल 1833 चलता रहा, लगभग 1833 तक,
जबकि बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट देखने को मिले किनके, वर्कर्स के। और इन वर्कर्स ने डिमांड किया कि जो ये चिल्ड्रन है बिलो द 9 या अंडर द 9, इनको जो है सिल्क इंडस्ट्री में काम दिया जाए, यानी कि सिल्क फैक्ट्रीज में, सिल्क इंडस्ट्रीज में काम दिया जाए और फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए जाए जो कि जो भी रूल्स एंड लॉज हैं उनको चेक करें कि दैट आर बीइंग फॉलोड और नॉट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट घटना घटी उस समय में। फोर्थ इज इन ईयर 1847 आफ्टर मोर देन 30 ईयर्स, यहाँ से देखिए लगभग 30 साल ज़्यादा होने के बाद एक बड़ा एजिटेशन देखने को मिला। एजिटेशन मतलब प्रदर्शन या विद्रोह टाइप का चीज़ देखने को मिला। और इस समय इसके अगेंस्ट में, इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में, यानी कि इस प्रोटेस्ट को देखते हुए सरकार ने एक बिल पास किया। दैट बिल इज नोन एज द 10 आवर्स बिल, जिसमें जो वर्किंग आवर्स हैं वो अभी तक 12 घंटे था, उसको घटा के कितना किया गया, 10 घंटे। पर ये करा गया, पर रियलिटी ये थी कि इसे देखने को मिलता नहीं था, क्योंकि इम्प्लीमेंट कराना बड़े कठिन काम था। द माइंस एंड द कोलरीज, यहाँ की जो कंडीशन थी वो अलग थी, और इन्होंने अभी तक इन सब चीज़ों पे कोई फोकस नहीं किया, माइंस और कोलरीज पे। इसके बारे में जो जानने को मिलता है वो मिलता है विद द एक्ट ऑफ 1842। यहाँ पे 42 में एक एक्ट आया जिसने कि बैन कर दिया कि जितने भी बच्चे हैं अंडर द एज ऑफ 10 और जितने भी वुमेन हैं वो कभी भी अंडरग्राउंड में काम नहीं करेंगे। अंडरग्राउंड मतलब माइंस में नीचे की ओर काम करने नहीं जाएंगे। केवल जो बच्चे 10 साल से ऊपर हैं, ठीक है, और साथ ही साथ मेल, केवल वही लोग अंडरग्राउंड होकर वर्क को अंजाम देंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड। So this is all about the topic of today that we have discussed, student. So let's have some question, but before going to the question, let's recall what we have learned. We have learned about the protest which take place in the England, और ये प्रोटेस्ट की जो शुरुआत है वो फ्रेंच रिवोल्यूशन की वजह से, जहाँ से आपने देखा कि फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी जैसे कॉन्सेप्ट आए, जिससे लेकर राइट टू वोट तक की डिमांड वर्कर्स ने करी, ताकि उन्हें बेटर वर्किंग कंडीशन मिल सके और बेहतर उनको लाइफ मिल सके। फिर जो आपने नेक्स्ट देखा उसमें देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट दैट टुक प्लेस इन द इंग्लैंड, एंड इन द लास्ट टॉपिक वी हैव टॉक अबाउट द रिफॉर्म्स टू द लॉज। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज द हाउ डिड ब्रिटेन इन्वॉल्वमेंट्स इन वार फ्रॉम 1793 to 1815 affect British industries? I think all of you are aware with the answer of this question. किस तरीके से आपने देखा कि ट्रेड उनका डिस्टर्ब हो गया यूरोप से, प्रोडक्शन का में कमी आई क्योंकि फैक्ट्री सेटअप हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जो भी कारण है यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। सेकंड टॉपिक इज क्वेश्चन इज द व्हाट वाज द लुडिज्म मूवमेंट। तो इसमें भी आपको लुडिज्म के बारे में बताना कि हाउ द जनरल नेड लुड लेड दिस मूवमेंट एंड व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ दिस पीपल। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वर द लाइव्स ऑफ ब्रिटिश वुमेन एंड चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। This is the long question in which you have to mention that the suffering of these people, women and the children, as well as how the different kind of laws have been enforced or introduced to to prevent the exploitation of the women. I hope you have enjoyed the topic today, students. Thank you and have a nice day.